बीच जो शख्सियत हैं उनसे प्रेरणा स्वरूप, और आज हम लोग जैसा कि हमारा CCLE का प्रशिक्षण है और हमने कल पेंटिंग कंपटीशन किया था, हम लोग दरअसल ये जानना चाहते हैं सर से कि पेंटिंग के क्षेत्र में किस तरीके से हम अपने आने वाले बच्चों के लिए उनके कैरियर के रूप में किस तरीके से जो हमारी चुनौतियां हैं उनसे हम कैसे निपटें, और इन सब चीज़ों को किस तरीके से हम अपने स्कूल के अंदर वातावरण में कैसे बनाएं, इस संबंध में सर का हमें मार्गदर्शन अपेक्षित है। मैं सर से चाहूँगा कि हम सब जो हमारे इस ट्रेनिंग में करीब 105 ट्रेनीज़ हैं और पूरा उज्जैन संभाग और पूरा नर्मदापुरम संभाग हमारे बीच मौजूद है, और आप सभी 10+2 और हाई स्कूल के प्राचार्यगण हैं जिनके हाथ में स्कूल की कमान होती है और किस उनके हाथ में एक बच्चों का भविष्य उनके ऊपर निर्भर रहता है। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें ऐसा मार्गदर्शन दें जिससे कि हमारे मध्य प्रदेश की माटी में आप जैसे अनेक सपूत पैदा हो सके। धन्यवाद। ये मेरे सौभाग्य हैं कि आप सब समस्त गुरुजनों के बीच में मुझे आने का मौका मिला। मातृशक्ति के साथ आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम है, और अंदर से भीतर से भावनाओं को लेके बड़ा एक कंपन सा होता रहता है कि कभी जीवन में ऐसा नहीं सोचा था कि मैं ईश्वर के माध्यम से और आप सबके आशीर्वाद से मैं कहाँ जाऊँगा। ये जीवन में कुछ तय नहीं था, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से जो भी मैं संघर्ष करता रहा। एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार का जन्मा हुआ व्यक्ति हूँ, और नहीं मालूम था कि जो व्यक्ति स्वयं अपनी फीस भरने के लिए या अपने एक टाइम के खाना खाने के लिए या जीवन में कुछ चीज़ें पेन पेंसिल खरीदने के लिए असमर्थ हो, आज ईश्वर की कृपा से अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मैं हमेशा अपने सामने अपना पूर्व प्रारब्ध और ईश्वर को ही मान के चलता हूँ कि आज मेरे सौभाग्य या मेरा जीवन जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है या जिन हालातों से आज मैं अपने आप को स्थापित कर पाया, तो आज मैं जहाँ जहाँ मुझे खबर मिलती है कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे ड्राइंग को लेके बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे स्कूलों में मेरी तरफ से मैं कम से कम साल में 1-2 बार 20-25-50 हज़ार रुपये का ड्राइंग का सामान लोगों तक पहुँचा पाता है। क्योंकि मुझे अपने वो दिन, जो तकलीफ़ के दिन जब मैंने देखे हैं, और आज वो एक प्रमाण स्वरूप मेरे सारे कलेक्शन में रखा हुआ है कि एक बहुत अच्छा कागज़ या एक बहुत अच्छी पेंसिल भी नहीं हुआ करती थी मुझे अपने आप को उस चित्र को बनाने के लिए या जिसके प्रति मेरी रुचि थी। तो ये सब चीज़ें जीवन में रही हैं, और बहुत से वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर, मेरी फेसबुक के ऊपर, या जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन सब जगह मेरे बारे में आपको जहाँ जो जो मिलता है, आप गूगल के ऊपर आर्टिस्ट राज सैनी लिखेंगे तो एकदम से वहाँ से भी मेरी शुरुआत हो जाती है। और अब आते हैं अपन अपने मुद्दे पे कि कोई भाषणबाजी या कुछ ऐसा तो नहीं आता मुझे बोलना, पर स्वाभाविक तौर पे जो आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग और चित्रकारी की बात है, उसको लेकर अपन एक कलाकार ज़्यादा कुछ तो ऐसा नहीं बता पाएगा, लेकिन अपने विषय को लेके अपन बात कर सकते हैं कि बड़ा आप सबके सामने, आप सबके सामने से ये बात हमेशा से गुजरती आई है और गुजरती रहेगी और शायद गुजरती भी होगी कि ड्राइंग पेंटिंग में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं हो सकता है। आप फालतू की चीज़ें हैं, इसको मत करिए। इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, पायलट बनो, दूसरे विषय हैं। तो नपे तुले विषय हमारे सामने रहते हैं हमेशा से, और प्रत्येक गार्जियन अपने आप को शायद 100 में से 1 या 100 में से 10 या 1000 में से 1 परिवार ये कहता हो कि नहीं बेटे, अगर तुम्हें आर्टिस्ट बनना है तो तुम आर्टिस्ट बनो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। मैं इस विषय में नहीं जानता, लेकिन आप करो। और इसका मेन कारण ये है कि हमें खुद ड्राइंग पेंटिंग के बारे में नहीं मालूम है कि इसका भविष्य क्या है और ये कहाँ तक है और इससे होता क्या है और आने वाले समय में इसका क्या भविष्य है। तो मैं उन चीज़ों पे थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूँगा
कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पायलट, जो भी इस टाइप के जो अगले विषय हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेके, इन सब में, लेकिन कहीं ना कहीं ड्राइंग पेंटिंग का अपने आप में एक महत्व है और रहा है। अब शुरू करते हैं कि ड्राइंग पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, हम आपको जहां देखना चाहें, आप जहां देखना चाहें, आपके चारों तरफ से ये चीज शुरुआत होती है। जहां आप रहते हैं उस घर का इंटीरियर ड्राइंग पेंटिंग बनाने वाला आर्टिस्ट ही करेगा। एक, आप जो वस्त्र पहने हैं और उस पर जो डिजाइनिंग का काम हुआ है वो टेक्सटाइल डिजाइन के अंतर्गत आता है, और वो काम भी आर्ट एंड क्राफ्ट और ड्राइंग टीचर या ड्राइंग करने वाले बच्चे का काम है जो भविष्य में आर्टिस्ट बना होगा। आपके हाथ में अगर आपके आसपास पानी की बोतल है और उस पर कुछ लिखा है, प्रोडक्ट डिजाइन है, वो डिजाइन भी एक आर्टिस्ट की हुई है। फिल्मों में आप तोड़ फोड़ वाले और जो सीन देखते हैं, जो इंटीरियर देखते हैं, वो भी कला निर्देशक के रूप में, आर्ट डायरेक्टर के रूप में आर्टिस्ट करता है, वो भी इसी ड्राइंग पेंटिंग की उपलब्धि है। एनिमेशन में आप अपने बच्चे को भेजने की बात करते हैं और टीवी पे अगर जितना भी टीवी अगर खुलता है तो खुलते से ही उसमें विज्ञापन, इंटीरियर और सारी चीजें ऐसी दिखाई देती हैं जो कहीं ना कहीं से आर्टिस्ट के हाथ का काम है और उसके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। एनिमेशन आज बहुत पॉपुलर हो रहा है, देश विदेश से लेके, हिंदुस्तान से लेके एनिमेशन फिल्में बनती हैं, एनिमेशन के ऊपर बच्चों के कार्टून बनते हैं और एक बहुत बड़ा समूह उस तरफ है। वो सारा काम आर्ट एंड क्राफ्ट के बच्चे के माध्यम से ही तैयार होकर वहां तक पहुंचता है। जब वो आर्टिस्ट बन जाता है उसकी वो स्थिति है। आज डॉक्टर्स अगर बनना है तो डॉक्टर्स के लिए डायग्राम शुरू करते हैं, तो डायग्राम बनाने वाला बच्चा भी जो ड्राइंग पेंटिंग कर रहा है वो बच्चा ही आगे जाके डॉक्टर के उसमें जाएगा या उसके माध्यम उसको कहीं ना कहीं उसके अंदर वो पेंटिंग रही है। ऐसे 10 सब्जेक्ट, 10 विषय पेंटिंग्स और ड्राइंग को लेके ऐसे हैं कि जिनको लेके बच्चों का कैरियर स्थापित होता है। और आज आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में 3, 4, 5 ऐसे बड़े सेंटर हैं आर्ट के, जहाँ पे लोग बहुत हजारों रुपए की, लाखों की लागत लगा के अपने बच्चों को वहाँ, जो एक मुट्ठी लोग भेजते हैं अपने बच्चों को, और ऐसे ऐसे फैशन डिज़ाइनिंग के और आपके आर्ट सेंटर ऐसे खुले हुए हैं कि जो प्रोडक्ट डिज़ाइन के बच्चों को तैयार करते हैं, डिज़ाइनिंग के और आर्ट के क्षेत्र में जितने और दूसरे काम हैं वो सब तैयार कराते हैं। ऐसे कॉलेज, ऐसे संस्थानों में एडमिशन के लिए इतनी बड़ी होड़ होती है कि देश भर से 50,000 बच्चे बैठते हैं, फिर 50,000 में से 5,000 बच्चे फाइनल में आते हैं, फिर 5,000 में से 100 बच्चे निकलते हैं, फिर 100 में से 50 का कोटा होता है और 50 अपनी दम से उसमें एडमिशन ले पाते हैं। इतना टफ तो कंपटीशन है इसके अंदर। लेकिन उसके बाद जब वो बच्चा अपने आप पे स्थापित होता है तो समझ लो कि सबसे तीसरे ग्रेड का भी बच्चा अगर कहीं किसी कंपनी के माध्यम से पहुंचता है, 45-50 हज़ार से स्टार्ट उसकी सैलरी होती है, और जाके जब उसका भविष्य आता है तो फिर वो लाखों पे जाता है और एक बहुत स्वाभिमान के साथ में वो अपना काम करता है। उसके ऊपर कोई बॉन्डिंग नहीं होती, उसको एक काम दिया जाता है कि आपको, आज कंपटीशन बहुत है, चाहे कपड़ों का क्षेत्र हो, फैशन का हो, प्रोडक्ट का हो, तो लोग ये बोलते हैं कि साहब अगर पेप्सी कंपनी का लोगो ऐसा है तो हम एक नई ड्रिंक्स उसको हम समाज में ला रहे हैं, हम उसका प्रोडक्शन करने में, उससे उसका अच्छा लेवल होना चाहिए। और हमेशा से हमारी आंखों का एक जो स्वभाव बन गया है वो ये बन गया है कि हमें जो चीज़ अट्रैक्ट करती है हम उसकी तरफ जाते हैं। आप 10 बार अगर किसी साबुन का या 100 बार किसी साबुन का विज्ञापन देखोगे तो एक बार मन में आता कि यार एक बार ले ही लो, और एक बार ले लो। तो हमारे देश की करोड़ों जनता ने अगर ये विचार एक बार बना लिया कि एक बार ले लो, तो अगर मान लीजिए एक बार के विज्ञापन या 10 बार के विज्ञापन को देखने के बाद आपने एक प्रोडक्ट खरीद लिया और उस पर अगर मान लो 1 रुपए का फायदा है, तो वो कंपनी करोड़ों की मालिक हो गई एक बार में, एक पल में, एक बार आपके सामान खरीदने पे। लेकिन जब वो बात आती है तो या तो आप उसके रैपर से अट्रैक्ट होते हैं या उसमें जो प्रतिनिधि या जो उसको ऐड करते हैं उससे, और कहीं ना कहीं वो चीज़ ऐसी हो। आज भी हम मार्केट में जाते हैं, जब एक सामान खरीदने जाते हैं और 4 खरीद लाते हैं, क्या होता है कि हम चाहे डीबी मॉल में घूम रहे हों, चाहे हम किसी डी मार्ट में घूम रहे, जब हम ऐसा देखना शुरू करते तो अरे यार ये उठाना, ये उठा लो, ये कर लो, और ऐसे करके हम बहुत सी चीज़ों से, इनमें कहीं ना कहीं आर्ट का या कलाकारी का या पेंटिंग्स का ऐसा महत्व होता कि जिसके कारण वो चीज़, बेजान चीज़ भी अट्रैक्टिव हो जाती है। अब
अभी हमने आपके चित्रों को देखा तो ये बताया गया कि आप लोगों ने सबने पहली बार किया है, लेकिन अब इसका दूसरा पहलू देखें कि आर्ट एंड क्राफ्ट चित्रकारी जो है वो अपने आप में एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन का एक ऐसा तरीका है कि संगीत, साहित्य और कला, ये तीन विधाएं सरस्वती की दी हुई वो विधाएं हैं कि आप इनको जितना अपने आप में लेंगे, जितना अपने आप में करेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि आप साधक के रूप में जब आप इसको लेते हैं और जितना ज़्यादा इसको लेंगे उतना ज़्यादा ये आगे जाके आपको उसकी परिणाम देती है। और हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती अपने ड्राइंग पेंसिल उठा के अगर हम बैठने बन जाते तो हमें किसी के आसपास कोई सपोर्टर या कोई ऐसा हेल्प नहीं चाहिए पड़ती, हम अपने आप में उसमें डूब जाते हैं। हमारी शुरुआत होती है और शुरुआत के बाद धीरे धीरे गति पकड़ती है और एक चित्र का स्वरूप ले लेती है। अब ये बात हमारे अंदर से निकलती है, तो हमारी भावनाएं व्यक्त करते हैं हम कागज़ के ऊपर, हम अपनी सोच को व्यक्त करते हैं अपने कागज़ के ऊपर, और एक कलाकार जो हमारे अंदर छुपा हुआ होता है वो कहीं ना कहीं से उभर के सामने आ जाता है। आज इन सारे चित्रों को अगर कोई इसकी कॉपी करना चाहे तो वो कॉपी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इतने अलग तरीके से बने हैं कि कोई एक्सपर्ट इसकी कॉपी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये आपकी अपने अंदर की उपजी हुई कला है। और इस कला के माध्यम से आपने जो अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, कहीं ना कहीं उसमें आपका विचार, आपकी मानसिकता उसमें नजर आती है। अब रहा इधर से सब लोग देखेंगे भी आपको, इधर से आप लोग सब लोग देखेंगे। क्षमा करें। तो आज हम सबको या हम सब इस विषय पे चर्चा करने के लिए एकत्रित हैं कि स्कूलों में हमारी ड्राइंग और पेंटिंग शासन प्रशासन की नीतियों के अंतर्गत होते हुए या ना होते हुए हम उसको कैसे आकर्षक बनाएं ताकि बच्चों का उसमें इंटरेस्ट हो और बच्चों को उसकी जानकारी प्राप्त हो, उनके साथ साथ जानकारी उनके परिवार को, उनके गार्जियंस को भी होना आवश्यक है। और उसका जो सामान्य सा या छोटा सा जो उसका बोलना चाहिए कि उसकी शुरुआत है या उसको हम कैसे समझा सकते हैं, तो वो ये कि सबसे पहले तो ये कि जो भी हमारी ड्राइंग पेंटिंग को आलोचना की दृष्टि से या हमारी ड्राइंग पेंटिंग को एक उपेक्षित ढंग से देखते हैं, उसमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उनको उसका ज्ञान नहीं है। उनको अगर उसके बारे में पता होता कि जैसे आज जो कुछ आप पहन के बैठे, ये टेक्सटाइल डिज़ाइन का काम है और टेक्सटाइल में जैसा आर्टिस्ट ने काम किया है उसकी कितनी सैलरी है, आपकी समझ से बाहर रहेगी। ऐसी इस कला को जिंदा रखने के लिए मैंने आपको बताया कि आज आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स है, जो भी है, कहीं ना कहीं से वो आर्टिस्ट की ही उपलब्धि है। ऐसे में ये है कि पहली चीज तो पालक को या परिवार को जानकारी हो, अच्छी बात है। अगर उनको नहीं है तो हमारे ड्राइंग टीचर या जिनकी जो शिक्षक हैं उन शिक्षक को उसके बारे में जानकारी हो, और वो जानकारी जब आप बच्चों को देंगे, और जो बच्चों, हमेशा से एक बात रही है कि एजुकेशनल सिस्टम जो है या शिक्षा जगत में जब हमारे बच्चे, हम किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो मेरी शुरू से एक मानसिकता रही है कि अगर आप इस किताबी ज्ञान के अलावा जीवन में कोई ना कोई, अगर आपके पास एक टेक्निकल चीज है, तो आप सरकार से नौकरी पाने की अपेक्षा की बजाय अपने आप को भी स्थापित कर सकते हैं। और आप सरकार की तरफ दृष्टि ना करके, जब तक आपको नौकरी नहीं मिल रही है या जब तक आप संघर्ष कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है मेरा अभी तक कहीं पोस्टिंग नहीं हो रही और आपके विषय के अनुसार कहीं अगर आपको जॉब नहीं मिलता है, तो आप अपनी विधा को लेके आप काम शुरू कर सकते हैं। और इसके बड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं कि शिक्षा को लेके अगर बात करते तो जो भाई 11वीं तक पढ़ा है वो 8वीं के बच्चे को पढ़ा के कोचिंग कर सकता है, जो 11वीं से ऊपर पढ़ा है वो 11वीं वालों को पढ़ा सकता है। ऐसे अगर उसका इंटरेस्ट है कि मुझे कोचिंग करना है मैं बच्चों को, तो अपने खर्चे निकाल सकता है। लेकिन शायद यहाँ तक भी लोग नहीं सोच पाते और ऐसा नहीं करते हैं, और उसके लिए परिणाम ये होते हैं कि वो कहीं ना कहीं से नौकरी के ऊपर डिपेंड होकर रह जाते हैं। तो अगर आपके पास टेक्निकल कोई काम, चाहे संगीत, साहित्य, कला की विधा के अंतर्गत हो या कुछ और हो, टेक्निकल हाथ अगर आपके पास है, तो आप बिना नौकरी की अपेक्षा पाए हुए आप वक्त से पहले उसको शुरू कर सकते हैं, और उससे भी आप एक आर्थिक उपार्जन करके अपने आप को स्थापित कर सकते हैं और आप अपनी स्थितियों को सुधार सकते हैं। अब बात आई कि बच्चों को ड्राइंग पेंटिंग के माध्यम से कैसे हम अवगत कराएं। उसका ये है कि आज जहाँ भी जो भी स्कूलों में इसकी विधा है,
आप सबसे पहले तो ये कि जो बच्चे ड्राइंग में इंटरेस्टेड हैं, वो उनकी जो भी क्लास हो, जैसा भी हो, उनमें से सारे बच्चों का ये है कि सभी आर्टिस्ट नहीं बन सकते या सभी आर्टिस्ट नहीं बनने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे हैं उन सारे बच्चों का एक अपने पास पूरा लिखित में या उनके नाम क्लास वाइज या ऐसा सब हो कि एक पूरा बायोडाटा उनके पास है कि इतने बच्चे इस क्लास में या संपूर्ण पूरी क्लासों को मिला के इतने बच्चे पेंटिंग्स और ड्राइंग पेंटिंग में इंटरेस्टेड हैं, और उनको अपन को समझाना। तो जब सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो सबसे पहले तो ये बताना जरूरी है कि ऐसे 10 विभाग हैं कि जहाँ पे ये चित्रकार या चित्रकारी करने वाले लोग या चित्रकारी करने वाले बच्चे अपना कैरियर बना सकते हैं। उनका रुझान उस तरफ हम भेजें कि आपको अगर बच्चे इसमें शौक है तो ये चीज़ भी तुम्हारा कैरियर बना सकती है, लेकिन इसको बहुत लगन के साथ आपको करना पड़ेगा। ऐसे में ये होता है कि दो पहले स्टेज ऐसे हैं 6वीं 7वीं के बाद के और 9वीं 10वीं के बाद के, कि जिनमें सामान्य से एग्ज़ाम होते हैं, और ये एग्ज़ाम जो होते हैं और जो संस्था कराती है वो संस्था कम से कम 160-170 साल पुरानी संस्था है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है, मध्य प्रदेश में उसकी कई जगह फ्रेंचाइजी हैं, और उस आधार पे उनके जून जुलाई में फार्म भरे जाते हैं, और अगस्त सितंबर या सितंबर अक्टूबर में संडे सैटरडे के दिन इनके एग्ज़ाम होते हैं। 4 पेपर होते हैं, 4 पेपर में शनिवार के दिन 2 पेपर और संडे के 2 पेपर होते हैं। एक एक दिन में 2-2 पेपर करके 4 पेपर के आधार पे उनका, और उसके एक्सपेंसेस 1500 से 2000 रुपये के बीच के होते हैं। उसमें 4 पेपर होते हैं। चारों पेपर की एक किताब है जो 100 साल से एक किताब चल रही है। उस किताब की कीमत भी 190 रुपये है मात्र, और इंटरमीडिएट एलिमेंट्री एग्ज़ाम के नाम से वो बुक है, 190 रुपये की आती है। और उस बुक में प्राइमरी स्टेज से पेंटिंग बनाने के तौर तरीकों को लेकर और बहुत आगे तक कैसे आप उसको आप कैरियर में ढाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। मैंने अपने 35 वर्षों का जो मेरा पेंटिंग का तजुर्बा है, उसमें मेरी एक बात रही है कि जिस व्यक्ति को ओवल, सर्किल, स्क्वायर जैसे शेप बनाना आ गया, हम चैलेंज के साथ उसको आर्टिस्ट बना सकते हैं। हर आदमी को अगर सर्किल बनाना फ्री हैंड, ओवल बनाना फ्री हैंड, त्रिकोण, अष्टभुज, षष्ठभुज, जितने भी आपकी ये रेखाओं का खेल है, जिस व्यक्ति को फ्री हैंड ये सब करना आ जाए तो दुनिया की सारी पेंटिंग्स वहीं से उत्पन्न हुई हैं और उसी से जाके आगे उनने विस्तार पाया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हमारा नज़रिया, आप ये देखिए कि किसी को भी हम देखते हैं, चाहे जिस मुद्रा में वो बैठा है। आज आपने मॉर्निंग में योगा किया होगा, योगा करने के टाइम जब आपकी योगा पे बैठने वाली जो स्थिति होती है, तो आप उसको आंख बंद करके देखें या किसी को प्रत्यक्ष में देखें कि जो व्यक्ति योगा कर रहा है वो त्रिकोण के अंदर बंद है। पूरा उसके चारों तरफ जो उसका डायग्राम बनेगा वो पूरा एक त्रिकोण बनेगा कि ऊपर वाले कोने के ऊपर आपका सिर और बाजू में भुजाएं, और नीचे जब आप देखेंगे तो वो एक ऐसा ये त्रिकोण के अंदर एक व्यक्ति बना हुआ है। और वो त्रिकोण जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर जैसी और 4 लाइनें खींचेंगे तो एक व्यक्ति त्रिकोण के अंदर बना हुआ बैठ जाएगा। दूसरा ये कि अभी सर बैठे हुए हैं, सर अगर दोनों पैर ठीक करके बैठ जाते हैं और अगर वो बैठे तो ऐसे में एक जेड, एक स्पार्क जैसी लाइन बनती है साइड से, वो एक शेप होता है कि आपने ऐसा बनाया तो उस पर जो व्यक्ति ऐसी लाइन खींची तो उस पर जब व्यक्ति को बिठा लेंगे तो वो कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति बन जाएगा। ये सारी आकृतियां उन्हीं से निकल के आती हैं। तो पहले तो स्कूल में ये कि एक अपने पास एक ऐसा डाटा हो कि इतने बच्चे हमारी पेंटिंग उससे इंटरेस्टेड हैं। फिर उसकी शुरुआत कराने के लिए मैंने बताया कि पेंटिंग की हर शुरुआत जो भी है ओवल, सर्किल, स्क्वायर से शुरू होती है। वो बहुत फ्री हैंड बनाना आना चाहिए, सीधी लाइन खींचना आना चाहिए। इनसे आगे की माने आप ये मान के चलिए कि सर्किल बनाएंगे तो सर्किल से हजारों चेहरे बन जाएंगे, आप स्क्वायर बनाएंगे उससे एक अलग खिड़की, दरवाजे, सारी चीज उनके अंदर बंद होती है। अब ऐसे में उन बच्चों को जब आप ये सारी चीज़ें सिखाना शुरू करते हैं और आप देखते कि किसी ने एक टेढ़ी लाइन खींची और उस टेढ़ी लाइन में भी कोई आकृति दिखने लगी, तो ये उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है जो उनको सिखा रहा है, और इससे अगले बच्चों में उसका इंटरेस्ट आता है कि यार ये हम भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे हर क्षेत्र में आज आप सब गुरुजन हैं कि मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होता है कि जिस विषय को लेकर भी बच्चे काम करना चाहें, चाहे कोई बड़े काम करना चाहें, चाहे कोई एसोसिएशन समाज के कोई बड़े हिस्से काम करना चाहें, किसी न किसी का अगर मार्गदर्शन मिलता है और वो व्यक्ति उस विषय का विशेषज्ञ है तो आप ये मान के चलिए कि निश्चित ही उसमें सफलता मिलती है और वो बहुत अच्छे से उस काम को कर पाते हैं। तो
कहीं ना कहीं से आज आने वाले समय में ये मुझे बहुत उम्मीद है। और जैसा कि मैं यहाँ भोपाल में सोशल में काम करते हुए सारा मिनिस्ट्री के लोग मुझसे जुड़े हैं कहीं ना कहीं से, शिक्षा विभाग आपका खास तौर पे, तो इसमें ये देखा गया है कि बहुत दिनों से ये बात चल रही है कि आने वाले समय में ऐसा कुछ किया जाए कि स्कूलों में जाके स्कूलों के अंदर प्रवेश लेके, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल या दूसरे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कहीं ना कहीं से बड़े लेवल पे आर्टिस्ट को हायर करके या बहुत अच्छे तरीके से किसी फाइन आर्ट वालों को सबको उसमें शामिल करके वो अपने बच्चों का तो कर लेते हैं। सरकारी स्कूल थोड़े से पीछे रह जाते हैं। तो उसमें ये एक बात चल रही है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, हर जिले में जितने सरकारी स्कूल हैं, उनमें कहीं ना कहीं से 8-8, 10-10 दिन की ट्रेनिंग उन बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट की और वहाँ के शिक्षक को, इन सबको अगर ऐसा कुछ अपन शुरुआत करते हैं या प्रशासन की तरफ से ये शुरुआत होती है तो निश्चित उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। और आने वाले समय में वो इस विषय में, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आज जितने भी स्कूल हैं, बोलना चाहिए कि प्राइवेट भी और सरकारी स्कूल भी, इन सारे स्कूलों में ड्राइंग टीचर का पद, आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर का पद रहता है और रहा है। तो ये टीचर्स कहाँ से आए? कहीं ना कहीं से इन्हें ड्राइंग पेंटिंग की शुरुआत करने के बाद ही तो उनके जीवन में वो पहलू आया कि आज वो एक शिक्षक के रूप में वहाँ पे स्थापित हैं। केवी में केंद्रीय विद्यालय में मुझे 1 साल रहने का मौका मिला। उसमें भी आर्ट एंड क्राफ्ट और ड्राइंग की क्लासेस मैंने ली हैं। तो उसमें भी आज इतनी बड़ी और इतनी आकर्षक सैलरी वहाँ पे मिल रही है और मिलती है, लेकिन ऑल इंडिया कंपटीशन होता है आर्ट एंड क्राफ्ट का। जो अब प्राइमरी स्टेज का मैंने आपको बताया कि ये प्राइमरी स्टेज की परीक्षा जो होती है वो 6वीं 7वीं 8वीं वालों के लिए एलिमेंट्री की होती है, 9वीं 10वीं 11वीं वालों के लिए इंटरमीडिएट की होती है। और ये वो बैरिकेड है कि इसको पार करने के बाद अगर आपका A ग्रेड B ग्रेड आ जाता है तो आपको सामान्य तौर पर भी ड्राइंग के शिक्षक के लिए लोग ले लेते हैं कि आपके पास एक छोटा सा सर्टिफिकेट है, वो हम आपको उस लेवल पे अपने यहाँ स्कूल में रख सकते हैं। तो वो एक पहली शुरुआत है। उसके बाद 3 साल का BFA होता है, 2 साल का MFA होता है, तो 5 साल का टोटल हमारा ड्राइंग पेंटिंग का कोर्स जो है वो 5 साल का है। 5 साल की हम कोर्स करने के बाद जो हमारी तैयारी होती है और जब हम फाइन आर्ट के शिक्षक बन जाते हैं तो हमारी सैलरी तो आकर्षक होती ही है, पर ये एक मुट्ठी शिक्षक निकलते हैं। लेकिन आज इतना कंपटीशन होने के बाद भी आज कहीं ना कहीं से हमारे कोई भी शिक्षक, मतलब जिन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट का काम किया है और जिन्होंने डिग्रियां प्राप्त की हैं, जिन्होंने इसका पूरे संपूर्ण कोर्स किए हैं, उनकी हर जगह कहीं ना कहीं उनकी पद की जब रिक्तियां भरी जाती हैं तो कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वो मतलब बड़े नपेतुले लोग निकलते हैं और जहाँ भी जाते हैं तो 8-10 लोग बैठे मिलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे भी मुझे भी जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैंने तो जैसे भी संघर्षपूर्ण जीवन में अपने आप को स्थापित तो कर ही लिया। और हमने जिन बच्चों को पेंटिंग सिखाई, 10 साल मैंने बाल भवन में रह के 400 बच्चों को एग्ज़ाम भी दिलाए, तैयारी भी कराई। और तैयारी कराने के बाद आज लगभग भोपाल में, भोपाल ज़िले में, भोपाल के आसपास जो भी बच्चे हैं, कहीं वो ड्राइंग पेंटिंग के HOD हैं, तो कहीं शिक्षक हैं, तो कहीं खुद का काम कर रहे हैं, कोई एकेडमी में है, कहीं ना कहीं स्थापित हो गए वो। और बराबर उनके प्रयास काम आए और उनकी शुरुआत वही थी कि पहले इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दिए, उसके बाद आगे की दिए और 5 साल में अपने आप को वो इस शहर में और शहर के बाहर भी अपने आप को स्थापित कर पाए। अब मैं चाहूँगा कि ड्राइंग पेंटिंग की ये शुरुआत है और इसका जो पीछे का पार्ट है, पीछे का पर्दे के पीछे की जो बात है कि आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से कहाँ क्या होता है क्या, तो ये तो मैंने आपसे शेयर किया है। अब ऐसे में अगर आपके अंदर कोई सवाल उठता है तो उसका जवाब मैं देने को तैयार हूँ। कैसा लगता है आपको, आप बताइए। अभी हमने आपका काम देखा, आपने इसमें 2 चीज़ें हुई होंगी। किसी के मन में तो ये बात आई होगी कि मैं आगे भी काम कर सकता हूँ और मुझे करना चाहिए। किसी को ये लगा होगा कि नहीं यार, मज़ा आ गया, मैंने आज कुछ ऐसा बनाया है जो मुझे पर्सनल सेटिस्फेक्शन दे रहा है। कुछ ऐसा, आज इनमें से बहुत सी कृतियाँ मैंने ऐसी देखी कि अगर उनको छोटी क्लास या प्राइमरी स्टेज पे या मिडिल स्टेज पे उनको ले जाए और बोले कि सर आज से आप ड्राइंग टीचर, तो वो अपना काम कर लेंगे, क्योंकि है उसमें इतना हो जो चीज़ें देखी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि शायद सब कुछ सबने बिना देखे ही बनाया होगा अपने आप से कि क्या करना है।
तो थोड़ा सा उसमें मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है कि जो कहते हैं कि एक नाप तौल होती है, चित्र बनाते के टाइम बॉर्डर कितनी छोड़ना है, कहाँ से शुरू करना है, डेप्थ कितनी दिखाना है, ये भाई टेक्निकल चीज़ें हैं। बाकी रंग, कलर, ब्रश वही जो आप इस्तेमाल करते हैं, आपने किया है और मैं करूँगा, उसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा। तो आप अपने सवालों की बौछार कर सकते हैं, बताइए। ठीक, मैंने एक बात आपको बताई कि मैं बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से था। पापा पुलिस डिपार्टमेंट में थे और हम 2-3 भाई बहनों के बीच में, उनकी सैलरी इतनी नहीं हुआ करती थी कि वो बहुत अच्छी एक परिवार को अपने हिसाब से चला सके। ये जिज्ञासा और ये होता था कि अगर गर्म कपड़े 3 भाई बहनों को बनना है तो इस साल एक को, फिर अगले साल किसी को, फिर अगले साल किसी को। पापा का साफ कहना था कि मैं एक बार में सबको नहीं कर सकता। ये बात कहीं ना कहीं से मेरे अंदर घर करती गई और शायद स्वभाव से ये कहने में मुझे अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तुला राशि के लक्षण कुछ ऐसे होते हैं कि विश्वास करना तो जी जान से करना, किसी चीज़ को तोल मोल के अपने आप को वो करना, जिद करना, कुछ बनाने की अपने आप में अपने आप को स्थापित करने का एक स्वभाव होता है। तो मेरे अंदर शुरू से कुछ ना कुछ करने की जिज्ञासा तो थी। अब रहा सवाल कि सर ने जो बोला कि कैसे शुरुआत हुई और क्या, तो सबसे पहली बात ये बता दें कि देवनागरी लिपि, सभी गुरुजन जानते होंगे कि देवनागरी लिपि में हमारे सारे धार्मिक ग्रंथ लिखे गए। हमारे पिताजी जो थे उनकी देवनागरी लिपि बहुत अच्छी थी, पुलिस विभाग में थे वो, और उनकी देवनागरी लिपि का प्रभाव मेरे ऊपर आया तो मुझसे भी वो यही कोशिश, उनका अपेक्षाएं रहती थी कि मेरी सारी कॉपियाँ बहुत अच्छे से लिखावट में रहें, साफ सुथरी रहें। ये उनका मेरे ऊपर एक कहीं ना कहीं से नज़र रखते थे। अब देखना आपकी कैसे वो छोटी सी देवनागरी लिपि या छोटी सी लिखाई कैसे उसने एक आर्टिस्ट को जन्म दिया। तो उसमें ये बात हुई कि क्या बोलते हैं, देवनागरी लिपि जो भी गद्यांश लिखे जाते थे, कहानियाँ, जो कुछ भी कोर्स होता था जब उसको लिखते थे, तो हम लिखते जाते। तो उस जमाने में सबसे कॉपी जो होती थी, बहुत लोग जानते होंगे, 64 पेज के नाम से एक कॉपी आती थी कि 64 पेज की एक विषय की, फिर 64 पेज के दूसरे विषय, अच्छी 4-5 विषय, 4-5 कॉपी। तो हिंदी की जो कॉपी होती थी, और हिंदी में देवनागरी लिपि और कट, एक बहुत डंडी जैसा एक उसमें एक निब लगी होती थी, स्याही में डोब के लिखना पड़ता था ऐसे, हाँ, ये हुआ करता था। और बड़ा उसको, उसकी निब को स्लेट के ऊपर घिस के तैयार करके वो करते थे। तो जब हम अपनी लिपि और हम अपना वो सब कर लेते थे, तो ये होता था कि अगर किसी पेज में मिस्टेक हो गई तो हम उस पेज को फाड़ के अलग कर दें और आगे लिखना शुरू कर दें नए पेज। अब ये नहीं पता होता था कि हम ये पेज फाड़ रहे हैं तो पीछे का पेज भी निपटने वाला है, पीछे का पेज भी फटेगा। तो कई बार अगर 2-4 पेज गलत हो गए और हमने 2-4 पेज उसमें से फाड़ दिए तो पीछे के भी 2-4 पेज गए और वो बात पकड़ जाती थी। खैर, पापा की देवनागरी लिपि का मेरे ऊपर असर हुआ, और जब हम धीरे धीरे क्लासों में आगे बढ़ते गए तो 6वीं क्लास से एक दौर शुरू हुआ कि क्लास डेकोरेशन के लिए चार्ट बनाना है। तो चार्ट बनाने की बात आई, और ज्योग्राफी के चित्र बनाने की बात आई, और विज्ञान में विज्ञान के चित्र बनाने की बात आई। वहाँ से मेरी शुरुआत हो गई, और शुरुआत होने के बाद ये ज्योग्राफी के चित्र बहुत अच्छे बनाते थे हम, विज्ञान के चित्र बहुत अच्छे बनाते थे। तो सभी से तो नहीं बनते थे। अब सभी से नहीं बनते थे तो गणित और अंग्रेजी हमको नहीं आती थी, तो हम बोलते थे गणित और अंग्रेजी आप हमारी कर दो, चित्र हम आपके बना देंगे। वो जिंदगी भर चित्र बनाना नहीं सीख पाए, हम जिंदगी भर गणित और अंग्रेजी नहीं जान पाए। तो ये दौर ऐसा चला कि ईश्वर ने जिस मुकाम तक पहुंचाया उसके पीछे छोटी सी घटना निश्चित रूप से। हाँ, अब जब चार्ट बनाना शुरू हुए, टीचर्स ने बहुत अप्रिशिएट करें कि आज तुलसी जयंती है, आज राजसैनिक को बोला वो बोर्ड के ऊपर चौक से तुलसीदास का चित्र बना देगा। लो साहब, तुलसीदास का चित्र स्कूल में नहीं था, बोर्ड के ऊपर रंगीन पेंसिल से बनाया, उससे रंगीन चौक से बना दिया। तो ये मौका, सुभाष जयंती है, जितनी भी जयंतियां हैं, तो हमें पहले से छूट मिल जाए कि आप जाके 2 घंटे पहले जाके वो करो। एक इमेज बनती गई, एक कलाकार के रूप में देखने लगे लोग। अब साइंस के चित्र बनने की बात आई और धीरे धीरे साइंस की फाइलें बनने की बात आई। तो ये हुआ कि एक चार्ट बनाना है, तो सबको काम दिए कि सारे बच्चे चार्ट बना के लाएंगे क्लास डेकोरेशन के लिए। उस जमाने में ये तय हुआ कि भाई हमसे नहीं आता, उन्होंने कहा वो राज को दे दो, वो बना देगा और अपने सबके अपने नाम लिख जाएंगे। उसके पीछे 50 पैसे, 75 पैसे, 1 रुपए जैसी राशि का जहां आगमन शुरू हुआ,
और उस चीज़ के दिमाग में ये लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि मुझे पैसे भी मिल रहे हैं और मेरा काम भी हो रहा है और नाम भी हो रहा है, सब चीज़ें हैं। तो साहब वो बहुत छोटी सी शुरुआत थी मेरी क्लास में चार्ट बनाने की, और उस चार्ट बनाने के काम को आज ईश्वर ने कहाँ तक ले गया मैं नहीं जानता। और धीरे धीरे वो ये होने लगा कि साइंस में बोलना चाहिए होम साइंस की जिस शहर में हम रहते थे गर्ल्स स्कूल था, गर्ल्स स्कूल में 90 लड़कियां होम साइंस की हुआ करती थी उस स्कूल में, और 90 लड़कियों की 90 फाइलें हम बनाते थे, 4 रुपये फाइल थी। अब उसके पीछे की भी जो एक खास घटना है, तारा शर्मा मैडम थी वहाँ पे गर्ल्स स्कूल में लक्ष्मीबाई में, और क्या हुआ कि जब दौर चले कि सब लड़कियों को वो साइंस की फाइल बनाना है होम साइंस की, तो कैसे किया जाए, उन्होंने कहा वो राजसेनी पेंटर है। तो हमने हाँ एक बात छूट रही है कि मैंने पढ़ाई के साथ साथ ऐसा एक स्थान बना लिया था कि जहाँ से मैं पेंटिंग का काम करता था, और मुझे छोटे मोटे साइन बोर्ड बनाना और साइकिलों पे लिखना, मकान में नंबर डालना, ये सब हम कर लेते थे। तो हमारी आर्थिक स्थिति भी काम कर रही थी और वो 4 रुपये के हिसाब से साइंस की फाइल भी बन रही थी। घटना ये होती है कि हमने साइंस की 90 फाइलें बनाई, और 90 फाइल में साइंस के जो डायग्राम बनने के बाद सबके नामांकन जो करना होते हैं वो कर दिए। अब आया इंस्पेक्शन का टाइम। इंस्पेक्शन का टाइम आया तो 90 फाइलें एक सी 90 फाइलें एक सी। तारा शर्मा को पता था कि यहाँ वो राजसेनी की शॉप है, गर्ल्स स्कूल के पास ही थी। चपरासी के हाथ से बुलवाया गया कि सैनी जी को बुला के लाओ। तो मैंने बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा तारा शर्मा मैडम, अच्छा नाम था उनका, अच्छी, यहाँ पे सबने उषा खरे मैडम का नाम सुना होगा, वैसी गरिमापूर्ण महिला थी वो। तो उन्होंने बोला कि बुला के लाओ उनको। पहुँचे, नमस्ते हुई, उनके कमरे में प्रवेश हुआ, बोलने लगे बैठिए। बैठ गए। कहने लगे क्यों वो तुम हमारे स्कूल की लड़कियों की साइंस की फाइलें बनाते हो? मैंने कहा हाँ मैं बनाता हूँ। क्यों? मैंने कहा मैम मैं बहुत छोटे परिवार से हूँ, मुझे इससे आर्थिक हेल्प हो जाती है, 4 रुपये 3 रुपये मुझे मिल जाते हैं 14 चित्र बनाने के, तो वो मेरे बहुत काम आते। तो कहने लगे अच्छा। तो कहने लगे कि चित्र बनाते हो वो तो ठीक है, लिखाई भी करते हैं आप? तो कहने लगे वो पूरी फाइलें जब एक सी हो जाएंगी तो हम उसमें ABCD कैसे करेंगे? तो हमने कहा ये मतलब वो 4 रुपये में शामिल है कि हमें लिख के भी देना। तो कहने लगे देखो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, तुम काम करो, मुझे मालूम कि ये लड़कियां नहीं करती हैं, कुछ ऐसी हैं कि जिनका इंटरेस्ट है, लेकिन उनने भी वो देख लिया कि यहाँ बन जाती हैं 4 रुपये में, तो अपन वो करा लेती हैं, उनने वो काम उनका जैसा भी है, लेकिन आज की बात तुम लिखा मत करें। और जैसे ही लड़कियाँ लिखेंगी तो हम चित्र का मूल्यांकन उस हिसाब से कर लेंगे और उनकी मार्किंग वैसे ही कर देंगे। तो जीवन में एक छोटी सी घटना इस टाइप की भी रही। और हमने पेंटिंग अपनाया, ग्रेजुएशन पूरा पेंटिंग करके किया, और हमने किताबों पे जिल्द चढ़ाने का काम किया। मैंने पतंगे बेची, मैंने छोटी छोटी मूर्तियां बना के बेची। मैंने जयंत कुमार मलैया का नाम सब लोग जानते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हमारे मध्य प्रदेश के, और उनका घर और मेरा घर करीब पास पास था। उनका तेल मिल है, तेल मिल था, और तेल मिल में हम लोग के शिक्षा के टाइम पे मई जून में मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम, 2 महीने की छुट्टी होती थी मई जून की, और जुलाई में 1 जुलाई को स्कूल खुलना है, ये एक रूटीन था। 2 महीने की पूरी छुट्टी होती थी। 2 महीने की छुट्टी में उनकी मील में काम करने के लिए लोगों में होड़ होती थी कि हम लोग 2 महीने तक मील में काम करेंगे, 4 रुपये 1 हफ्ते का मिलेगा। और वो तगाड़ी भर के मूंगफली के दाने और तिल मशीन में डालना पड़ती थी, और उसमें से ऑयल निकलता था। वो 4 रुपये की लालच 4 सप्ताह, महीने के 8 सप्ताह, 2 महीने के 8 महीने के 4-4 रुपये। इस उम्मीद से स्कूल बंद होने के पहले ही से संपर्क शुरू हो जाता था मील में जाने का। मुनीम हुआ करते थे और मुनीम तय करते थे कि इनको नौकरी पर माने काम पे रखना है कि नहीं। और बाल मजदूर के रूप में जो 13-14 साल की उम्र थी, उस पीरियड में तगाड़ी फेंक के मैंने जयंत कुमार मलैया के यहाँ अपने आप को स्थापित किया 3.5 साल। और वो जो 4 रुपये मिलते थे, उस 4 रुपये में 50 पैसे मुनीम कमीशन लेता था। अगले हफ्ते नहीं तो नहीं रखेंगे हम तुम्हें, तो 50 पैसे ले ले। और हम लोग वो 3.5 रुपये लेके बड़े अपने आप को ऐसा महसूस करते थे कि शायद पता नहीं उस जमाने के 3.5 रुपये कितना मायना रखती है। वो दौर भी मैंने देखा और बहुत मेहनत की। मैंने मील के पत्थर लिखी इसी पेंटिंग के कारण, जो पेंटिंग आज जिसको लोगों ने सामान्य समझा। मील के पत्थर लिखे, 1 मील के पत्थर लिखने का
कॉन्ट्रैक्टर को 1.5 रुपए मिलता था। आगे पीछे जो आप देखते हैं कि इतने किलोमीटर, उस मील के पत्थर का 1.5 रुपए मिलता था। वो 1.5 रुपए कॉन्ट्रैक्टर का था, लेकिन उसने हमें जो ड्यूटी दे रखी थी वो ये थी कि साइकिल से आप जाइए, दोनों तरफ कलर के डब्बे होते थे, साइकिल से जाते थे, 10 किलोमीटर वो हमसे लिखवाता था। और 10 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 5 पत्थर पड़ते हैं, तो 10 किलोमीटर के 50 पत्थर लिखने के बाद जब हम शाम को आते थे तो हमारी दिन मजदूरी 4 रुपए होती थी। और बराबर गर्मी की छुट्टी वही मौका मिलता था कि कभी अगर मील में क्लासें बढ़ती गई, हम बड़े होते गए, 10वीं 11वीं में आ गए, 11वीं क्लास में आने के बाद हमने ये काम भी किया और यथावत उसको एक स्वरूप दिया। अब रहा सवाल है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जैसे ही 80 के दशक में मैंने एमए किया, उसके बाद जो हमारी ड्राइंग पेंटिंग तो तब तक तो बहुत पनप चुकी थी और अच्छी सब हो गए थे। और एक बात मैं आपको खास तौर पे बता दूं कि मैंने फाइनेंशियली कंडीशन के कारण फाइन आर्ट का कोई कोर्स नहीं किया। फाइन आर्ट का कोई कोर्स नहीं किया। सरकारी तौर पे आईटीआई होती थी फ्री में, और आईटीआई में एक पेंटिंग की पोस्ट होती थी पेंटर की, और वो इसलिए तैयार किया जाता था कि फैक्ट्रियों में जाके ये उसको टंकियों को पोतें, कहीं नंबर डाल दें, कहीं कार पोतें या ट्रक पोतें या जो जहाँ जैसी मिल्स हैं उनमें जाके काम करें। बीएचईएल भी उसका एक पार्ट है, वहाँ भी मुझे भेजा गया था कि आप ट्रांसफार्मर को पोतिए और उस पर नंबर लिखिए, एड्रेस लिखिए, ये आपका काम है और ये आपकी पेंटर की पोस्ट है। आईटीआई का ये फायदा था। तो आईटीआई भी मैंने की थी, तो उस जमाने में काम तो मुझे पहले से आता था, और आईटीआई एक सरकारी कागज प्रमाण पत्र लेने के लिए मैंने आईटीआई की। तो आईटीआई में ये हुआ कि 95.8% मार्क्स थे। मध्य प्रदेश में मैंने 5 व्यक्तियों में 5 लोग जो टॉपर्स आए थे उसमें एक व्यक्ति मैं भी। अभी जब मेरी पोस्टिंग की बात आई, 50 साल की एज में जब मुझे बाल भवन में रखा गया, ये बताना आपको बहुत जरूरी है कि 50 साल की उम्र में जब बाल भवन में एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया गया और उन्होंने कहा कि साहब यहाँ कोई सीनियर आर्टिस्ट को या किसी बड़े व्यक्ति को रखो, नए लोगों को नहीं रखना है, लड़के लड़कियाँ सभी हैं, तो आप यहाँ पे पहुँचते। फाइन आर्ट के कई लोगों ने फार्म भरे। फाइन आर्ट जो 5-5 साल का फाइन आर्ट करके बैठे थे, अच्छी जिनके पास भरपूर डिग्रियाँ थी, वो सब इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने के बाद मैं भी पहुँचा। किसी ने ऐसा सीधा सा बोलना चाहिए, किसी ने सोर्स लगाया कि सैनी जी आप 50 साल के, आप तो डाल दो, हो सकता है आपका कुछ हो जाए। वहाँ पहुँचे, जब डिग्रियाँ छांटी गई, और डिग्रियाँ छांटने के साथ पूरी जूरी बैठी, उसमें 10 लोग थे और बड़े बड़े आर्टिस्ट लेवल के थे, जो मतलब इस बात को थे कि किसकी कौन सी डिग्री है। ऐसा देखने के बाद जब सिलेक्शन की बात शुरू हुई और जब मेरा नंबर आया, तो सबसे पहले ये कह दिया गया कि साहब इन्होंने फाइन आर्ट नहीं किया है, इसलिए ये इसके हकदार नहीं है। लेकिन एड में लिखा था, जो एड निकला था गवर्नमेंट का, उसमें लिखा था कि किसी भी संस्थान से मतलब किसी भी विश्वविद्यालय से कहीं से भी फाइन आर्ट की डिग्री या संस्था से प्रमाणित, हाँ प्रमाण पत्र, संस्था आ गई आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आ गई, वो आ गई। अब यहाँ पे ये होता है, तो जैसे ही वो हमारे कागज हटाने लगे, तो कमिश्नर साहब जो बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई इनके कागज क्यों हटाए जा रहे? बोले साहब इनने तो फाइन आर्ट की नहीं। उस जमाने में ये बात कही गई, उस टाइम पे ये बात कही गई कि जो आप फाइन आर्ट की बात कर रहे हैं ना, और 80 में जो राज सैनी ने आईटीआई की है, उस समय तुम्हारी फाइन आर्ट की वैल्यू 0 थी, कोई नहीं जानता था। तो आप लोगों ने किया है, अच्छी बात है, लेकिन राज सैनी का पहला हक बनता, और वो मौका मिला कि बच्चों को हमने, शायद वो ईश्वर का पूर्व प्रारब्ध था कि जिसके कारण मुझे बच्चों के बीच में जाने का मौका मिला, और वो 400 बच्चों को मैंने 10 साल में तराशा, और वो बच्चे आज कहीं ना कहीं रोजी रोटी कमा रहे हैं। उसका परिणाम ये निकला कि हमारी कलाकारी इस तरीके से आगे बढ़ती गई, और आज अगर हम आपके बीच में खड़े हैं, तो आज पेंटिंग के मूल्यांकन करने से लेके, और यही ड्राइंग पेंटिंग जो हमारे संघर्ष के बाद यहाँ तक हमें लेके आई, तो आज मैं किसी की मदद करने लायक हो गया, ये ईश्वर का वो है आशीर्वाद मेरे ऊपर। और आज भगवान की दया से इतना सब कर रहा हूँ मैं कि अब हमारी पेंटिंग्स की इमेज, अभी पिछले 15 दिन पहले या 10 दिन पहले यहाँ के पेपर वालों ने समीक्षा की कि भोपाल के अंदर या सबसे महंगी पेंटिंग किसकी बिकी। तो एक बात आई मेरे पास तक कि सैनी जी आपकी पेंटिंग जो सबसे महंगी बिकी हो वो आप हमें बताइए। तो यहाँ के जो ट्राइबल आर्टिस्ट और दूसरे आर्टिस्ट थे, 3 लोगों के इंटरव्यू छपी पत्रिका में, और उसमें आया कि 4 लाख की किसी ने बेची, 2.5 लाख की किसी ने बेची। जब मेरे इंटरव्यू की बात आई, तो मैंने उनको बताया कि साहब मैंने अपनी पेंटिंग 21 लाख की बेची है।
और 21 लाख की जो पेंटिंग मेरी अभी गई है, प्रमाणित है वो और पेपर में भी आया हुआ है कि मैं पिछले हफ्ते यहाँ एक सत्र में और आया था, उसके पिछले 15 दिनों में मैं खंडाला में था ऋतिक रोशन के घर पे, और ऋतिक रोशन राकेश रोशन की जो फैमिली है उसमें 9 मेंबर हैं। राजेश रोशन राकेश रोशन की फैमिली में वो पेंटिंग 7 फीट बाय 7 फीट की बनी है। उसमें उस पेंटिंग को बनाने का हमें 21 लाख रुपए मिला और 11 लाख रुपए मिले मुझे सोनू सूद की फैमिली के बनाने के। इस तरीके से आज पेंटिंग के भाव मेरे इस तरफ चले गए, मैं किसी के करने लायक हो गया। इस पेंटिंग के कारण मैंने अपने परिवार को जब इस्टेब्लिश किया, आज मेरे परिवार में दूर दूर तक कोई और लोग जीवित नहीं है, लेकिन मेरा परिवार जो जीवित है उसमें मैंने अपनी मिसेस को 7वीं क्लास से पढ़ा के उसको नर्स बनाया पेंटिंग से, और बेटी को हाई कोर्ट का एडवोकेट बनाया अपनी पेंटिंग से, बेटे को न्यूज़ 24 चैनल में वहाँ तक पहुँचाया अपनी पेंटिंग से। मेरे पास कोई जरिया नहीं था और आज सब लोग अपनी अपनी बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, अच्छी से रह रहे हैं। और पेंटिंग को सम्मान की दृष्टि से देखा जाए और पेंटिंग को सामान्य तौर पर पेंटिंग में लोग कैसे अपना कैरियर बना सकते हैं, बहुत मार्गदर्शन आज ऑनलाइन बहुत से कोर्सेज होते हैं, आप जब चाहें जैसा चाहें। और मैं आप सबके लिए वचनबद्ध हूँ कि कभी भी अगर मेरी ज़रूरत कहीं पड़ती है तो बोलना चाहिए अनप्रोफेशनल तौर पे आपके स्कूल में मैं आने को तैयार हूँ। और हाँ, बात पूरी कर लें, वो भी बात पूरी कर लें। आपका जहाँ भी संस्थान है, जहाँ भी आपका स्कूल है, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं पेंटिंग के प्रति समर्पित हूँ। अपेक्षाएं कुछ बची नहीं, ज़रूरतें कुछ मेरी ऐसी हैं नहीं, मुझे ऐसा कुछ पूरा करना नहीं है कि जिसके लिए मैं आज एक टाक लगा के बैठूं कि ये चीज़ और चाहिए, नहीं चाहिए। अब राजसैनी का कंपटीशन राजसैनी से है, विश्व रिकॉर्ड में पहुंचे, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में पहुंचे, लिम्का की तैयारी, सब चीज़ें करने के बाद एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन इतना है कि अब इस देह के नष्ट हो जाने के बाद सिर्फ मेरा काम रह जाएगा जो मैं दूसरों के लिए समर्पित हूँ। आज मेरा आपसे कहना है कि आप जहाँ हैं, जिस हाल में हैं, जिस स्कूल में हैं, अगर आपकी योजना बन जाती है और आप 10-20 बच्चे आप पेंटिंग के निकालते हैं और आप मुझे बुलाते हैं तो राजसैनी अपने किराए से आ जाएंगे और वहाँ आके केवल आपको सामान जुटाना है और उन बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट का काम सीखना है। तो उनसे ये कहना कि तुम्हारे घर में जितना पुराना अटाला और बेकार टाइप की चीज़ें हों वो ले आना, पेन पेंसिल कागज जो होगा उससे हम आपको बनाना सिखा देंगे और 2 दिन 4 दिन 6 दिन जो आपकी क्षमता हो आप मुझे बुला के मुझसे काम कराइए। मैं आपसे कहीं प्रोफेशनल तौर पर नहीं आऊँगा, मैं आपको सहजता से आऊँगा, क्योंकि मेरी सांसें टूटने के बाद और मेरे नहीं रहने पर भी मैं पेंटिंग को जिंदा रखना चाहता हूँ। जी आप बोलिए। सर मैं आपसे यही चाह रही थी कि जैसे मैंने आपका इतना सुना, मैं भी जे स्कूल ऑफ आर्ट्स बॉम्बे से इंटरमीडिएट एलिमेंट्री हूँ जी, लेकिन यहाँ पे जब एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गई तो उससे दूर हो गई। फिर सर ने कुछ देखा जाना तो यहाँ मैं SR जी के रूप में आई हूँ। मैं ये चाह रही हूँ कि जैसे अब अगर हम इस उम्र में चाहें कि अपने को इसमें और आगे बढ़ाएं ताकि आगे अपने बच्चों को भी कुछ दे पाए, तो अभी आप मुझे कहाँ की सलाह दें? कैसे? हाँ, मैं आपको अभी जे आर्ट्स कॉलेज के जो डीन है वर्तमान में, उनके साथ भी मैं मतलब ये मान के चलिए कि अब तो ये जो मेरे वो चलते हैं, दौर चलते हैं, तो हर जगह जाना लगातार 15 से 16 घंटे अभी मैं काम कर रहा हूँ। बहुत व्यस्तताएं हैं जीवन में, लेकिन कला के प्रति तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आज आपको अगर उचित लगता है आप मेरा नंबर अपने पास रखें। ऑल इंडिया में अपने देखो, आपको निकलना तो पड़ेगा और अगर आप नहीं निकल सकते हैं तो ऑनलाइन में और कोरियर से अपनी पेंटिंग्स और अपनी विधा जिस पे आप काम करते हैं, आज भी आपको इतने चांसेस हैं कि आर्ट गैलरी वाले, कमीशन काम करने वाले, इन्वेस्टर, ये 3 लोग हमारी विधा में ऐसे हैं कि जो हमारी पेंटिंगों को लेके फिक्स डिपॉजिट जैसा रख लेते हैं और फिर वक्त के हिसाब से निकालते हैं। एक आखिरी बात कहना चाहूँगा, राजा रवि वर्मा आर्टिस्ट का नाम सबसे सुना है, जिन्होंने ईश्वर से हमारा परिचय कराया कि ईश्वर ऐसा होता है। राजा रवि वर्मा की 87 करोड़ रुपए की एक पेंटिंग 5 फीट की, जिसकी चौड़ाई 2.5 फीट है, बंबई में किसी महिला के पास रखी है और हम लोग उससे खरीदने गए कि हमारे पास एक इन्वेस्टर है और वो उसको खरीदना चाहते हैं। तो उस महिला ने 2.5 फीट बाय 5 फीट की राजा रवि वर्मा की पेंटिंग की जो इमेज है वर्तमान में, वो 87 करोड़ में उसने नहीं दी। उसकी और भी अपेक्षाएं हैं
और जो इन्वेस्टर था उसका ये कहना था कि अगर ये एक करोड़ भी कम कर ले तो कल जाके हम इसको पूरा 1 अरब में बेचेंगे। तो ये कंडीशन है हमारी आर्ट की। और आज तक एंटिक पीस जितने पुराने आर्टिस्ट हैं, पुराने आर्टिस्टों की पेंटिंग है, और जो कुछ भी आप करते हैं आप नहीं जानते। अभी 3-4 नई चीज़ें निकल आई हैं पेंटिंग में। एक तो मॉडर्न आर्ट निकल आई। मॉडर्न आर्ट कुछ लोगों को समझ में आती, कुछ में नहीं आती, लेकिन मैसेज होता है उसमें। एक होती है एप्स्टिक। एप्स्टिक पेंटिंग में कलर फेंक के लगाए जाते हैं और किसी भी तरीके से उनको आपस में जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं कि साहब हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया, इसमें तो पूरा इनने मचा डाला। अब मचा डाला, वो मचा हुआ कार्यक्रम भी दैनिक भास्कर जैसे बड़े बड़े अखबारों के कार्यालयों में, बड़े बड़े होटल्स में, सारी जगह आजकल ऐसी पेंटिंगों की डिमांड है। लेकिन उसकी भी एक टेक्निक है काम करने की, सीखने की। तो आप ये है कि शिक्षकगण, स्टूडेंट, जब कभी आप हमें ऐसा मौका देंगे तो इसके छोटे छोटे खेल जो होते हैं वो भी हम आपसे शेयर करवाएंगे। और कोई सवाल हो तो बताएं। फोन नंबर बिल्कुल अभी कहीं ऐसी जगह लिख देंगे तो उससे आप कार्ड शीट पे आपको हम उपलब्ध करा देंगे, आपके ग्रुप में डाल देंगे। आपका जो ग्रुप बना है ना उसमें हम डाल देंगे। और बाय द वे जाने अनजाने में कोई ऐसा शब्द आपके पास तक पहुंचा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और मेरी कोशिश है कि मैं जीवन में कला के प्रति जिंदा रहूं। मेरा अपना एक लिखा हुआ शेर है, मैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। एज ए गुरुजन होने के नाते आपके लिए समर्पित है और आप लोगों के माध्यम से दूसरों के लिए समर्पित रहना चाहिए, खासतौर पे छात्रों के लिए। कि अच्छे बुरे की तुमको पहचान देके जाऊंगा, अच्छे बुरे की तुमको पहचान देके जाऊंगा, हर चेहरे को पड़ने वाली नजर देके जाऊंगा। मैं उस जमाने का संतरास हूं यारो कि पत्थर को बोलने का हुनर देके जाऊंगा। आप कुछ कह रहे थे जी। बनाई, उसमें क्या बना? उसमें 8 mm की पेंटिंग बनाई जो अच्छा, ओ ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर जो ऊर्जा या काम करने की जो क्षमता या आपके अंदर एक जोश होता है। और ये होता है कि कोई साथ ना दे मेरा चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं जलना मुझे आता है। ये जो आदमी का एक स्वयं का अस्तित्व बनाने की जो प्रक्रिया होती है, या उसको ये लगता है कि मुझे औरों से हटके कोई काम करना, तब तो आपका नाम हुआ। आज हर फील्ड में जब टॉप 10 की बात आती है तो आप टॉप पे हैं कि 10 पे? कहीं ना कहीं पहला वाला पहचाना जाएगा या आखिरी वाला। तो जो बीच की कंडीशन होती है वो थोड़ी फर्क होती है। इसलिए जब हमें अपने आप को स्थापित कर, तो मेरे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जैसे मैंने गीता के 18 अध्याय लिखी, पत्थर पे लिखी मैंने, 14 साल तक भोजन नहीं किया, एक वेजिटेबल पानी में उबाल के खाया है 14 वर्षों तक बिना तेल मसाले का। उन दिनों मैंने 600 पेंटिंग साईं बाबा के बनाए, गीता के 18 अध्याय पत्थर पे लिखे, 72 घंटे एक जगह बैठ के पेंटिंग का रिकॉर्ड बनाया। और 8 mm की पेंटिंग जो बनाई, इसमें मैंने एक पीस में, मतलब जो 8 mm का एक टुकड़ा, इसमें सारे टूरिज्म, सारा नेशनल कैरेक्टर्स, लैंडस्केप, सारे देवी देवता, इस तरीके से मैंने एक टुकड़े के ऊपर एक आइटम बनाया। और कुछ नहीं, अपना आपका रिफिल पेन और एक 0 पॉइंट का ब्रश, साधन मेरे यही रहे। कभी मौका आया तो लोगों ने उसको लाइव भी देखा है। और क्योंकि वो जब वहाँ बुक रिकॉर्ड में जाता है तो फिर क्या है कि उसकी बहुत सी बारीकियाँ होती हैं। गजिस्ट्रेट ऑफिसर का सर्टिफिकेट लगता है, नोटरी होता है, आपका वीडियो बनता है, आपकी सारी चीज़ें कैच होती, तब कहीं अपन वहाँ शामिल होते हैं। और अभी भी राजसैनी का कॉन्टैक्ट, राजसैनी का कॉम्पिटिशन स्वयं राजसैनी से है। आज भी मैं कोशिश में लगा हूँ। आपका ये वक्तव्य और ये विचार जानकर हम बहुत अभिभूत हैं सर। ये आज आपका सुना, सालों साल बाद मैंने अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को सुना जो मैंने पाया कि वो मेरे अंदर से बोल रहा है। इसलिए आपकी ये जो विधा और मार्गदर्शन, निश्चित रूप से हम प्राचार्य की ओर से आपको धन्यवाद देते हुए हम ये आपको आश्वस्त करते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि अपने विद्यालय में इस नई विधा को नई तरीके से हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और आपको जानकर और आपको सुनकर और आपकी सहजता, सरलता और आपकी वाणी से बहुत अभिभूत सर। धन्यवाद सर जी। बहुत धन्यवाद। जीवन में ये मान के चलिए कि सिर्फ यही सब रह जाना है। सांसें टूटने का किसी को नहीं मालूम, अगले पल का कोई भी। और ऐसे में आज बहुत अच्छी बात है कि हम सब एक जगह पे इकट्ठे हैं। ये सब सर लोगों का जो प्रयास रहा है।
और इस पे भी जो आपने बात कही, मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा हूं, तो मुझे जो कहते कि जीवन की हर ठोकर को मैंने लिखने का प्रयास किया है, अपने ही आप को प्रोत्साहित कर लेता था। और एक जगह और मैंने अपनी डायरी में लिखा है कि माना कि मंदिरों में ज्ञान नहीं मिलता, माना कि मंदिरों में ज्ञान नहीं मिलता, बेजान पत्थरों को पूजने से भगवान नहीं मिलता, पर मजबूर होकर पत्थर ही पूज लेते हैं हम, जब हमें इंसानों के बीच कोई इंसान नहीं मिलता। मेरे प्रयास है और मैं आप लोगों के प्रति समर्पित हूं। जब चाहें आप मुझे याद करें, और ये मेरे सौभाग्य होंगे कि मैं जीवन के इस पड़ाव पे आने के बाद भी, जब तक मेरी सांसें चल रही, मैं कला के प्रति और आप लोगों के प्रति। सर, एक छोटा सा प्रश्न है। वैसे तो आपकी साधना एकलव्य की रही है, फिर भी कुछ गुरु आप बताना चाहेंगे? आपके गुरु कौन रहे प्लीज? जी, एकलव्य का जो हाल था, आज कोई भी गुरुजन किसी को भी मतलब शुरू से चला आया है कि वो मतलब कहीं ना कहीं से एक उम्मीद रखते हैं कि इस शिष्य से हमें ये प्राप्त होना चाहिए। पर मेरे साथ जो कुछ रहा, तो मेरे प्रथम गुरु तो बोलना चाहिए कि जिन पिताजी के माध्यम से मैं देवनागरी लिपि सीखा, वही मेरे पिताजी मेरे गुरु रहे हैं। और बाकी सबको मैंने अपना आदर्श माना है, देख देख के। इनका मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इनके पास तक पहुंच पाऊं या ना पहुंच पाऊं, लेकिन मैंने इनके काम को देख के, इनको प्रभावित होके और इनके काम को मैंने सीखने का प्रयास किया। ये मेरे सौभाग्य रहे, क्योंकि मेरी वो स्थिति नहीं थी मैं किसी गुरुजन के पास लगातार रह के काम कर पाऊं, लेकिन हमेशा मैंने एकलव्य के माफिक बड़े बड़े कलाकारों को आदर्श मानकर मैंने उनसे काम सीखा।